हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि डायलिसिस क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किन किन कंडीशंस में किया जाता है और इसमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और लास्ट में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोसीजर के दौरान क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, डायलिसिस है, डायलिसिस का बेसिकली मतलब है कि जो किडनी है, किडनी का जो फंक्शन है, जब किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाती है, जैसे कि सीकेडी की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में किडनी के फंक्शंस को करवाने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीका है, ये एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी की तरह कार्य करेगा। उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं डायलिसिस। ये बिल्कुल जो भी किडनी के फंक्शंस हैं, फंक्शंस किडनी के कई तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये केवल जो फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है ना उसको करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये किडनी के बाकी के फंक्शंस को करेगा, नहीं, ये केवल किडनी का जो फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है उसको करेगा, बाकी के किडनी के और भी फंक्शन है उनको ये बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये किडनी का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल कि किडनी की तरह से काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये किडनी के जो केवल फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है उसको करता है। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि डायलिसिस एक प्रोसीजर है, डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो भी ब्लड है अपना बॉडी का, उस ब्लड को एक एक मशीन से होकर के, है ना, एक मशीन से होकर के उसको गुजारा जाता है, जिसमें जैसे किडनी में अफेरेंट आर्टरोल्स होता है, आगे अफेरेंट आर्टरोल्स होता है, जो भी प्रेशर होता है ऑस्मोसिस के जरिए उसमें फिल्ट्रेशन होता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो छन करके यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है। सेम उसी तरीके से इसमें भी एक इस तरीके से चैम्बर क्रिएट किए जाते हैं, सेमी परिवर्तन मेम्ब्रेन होती है, सेम वो उसी तरीके से फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। तो एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, इन विच ब्लड फिल्ट्रेशन परफॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड इसके रिजल्ट के तौर पर क्या देखा जाता है, रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक या फिर ऐसे बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस बेस्ड मटेरियल्स। ठीक है, मतलब कि जो नाइट्रोजिनस बेस्ड है उनका रिमूवल होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें मेंटेन बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके अलावा एंड मेंटेन बॉडी पीएच। मतलब कि जो जो किडनी के जो फंक्शन थे, किडनी क्या कर रही थी, ब्लड को फिल्टर कर रही थी, उसके जो भी वेस्ट मटेरियल थे उनको एक्सक्रिएट आउट कर रही थी, पीएच को मेंटेन कर रही थी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रही थी। ये किडनी के फंक्शन, किडनी के और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन ना करके केवल फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन करता है। तो इस तरीके से ये डायलिसिस का प्रोसीजर है जिसमें अपन किडनी पे एज अ सब्स्टिट्यूट काम में लेकर के जो भी इसमें वेस्टेज बढ़े हुए थे, जो भी उनको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका जो एक तरह से डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन हो गया डायलिसिस का। अब डायलिसिस से होता है उस वो दो टाइप को हो सकता है। उससे पहले डायलिसिस टाइप को देखने से पहले इसका इंडिकेशन देख लेते हैं, डायलिसिस कब करते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस। ठीक है, इंडिकेशन में सबसे पहले जो नाम निकल के आता है ना वो होता है सीकेडी। ठीक है, सीकेडी की कंडीशन में अपन करते हैं, सीकेडी में किडनी अपना पूरी तरह से जो फंक्शंस हैं वो किडनी के रुक गए हैं, तो उस कंडीशन में करते हैं। दूसरा, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हाइपरकैलेमिया है, किसी भी, जरूरी नहीं है कि किडनी के खराब होने की वजह से हाइपरकैलेमिया है, किसी भी कंडीशन में हाइपरकैलेमिया है तो भी अपन डायलिसिस कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, कोई भी टॉक्सिसिटी हुई है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ टॉक्सिन्स, या तो किसी ने कुछ टॉक्सिन्स ले लिए एज अ सुसाइडल पर्पज, कोई भी टॉक्सिन्स, कोई मेडिसिन ले ली, मेडिसिन की टॉक्सिसिटी होगी, मतलब कि ब्लड में किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो एंटीडोट दे दो या फिर उस ब्लड को फिल्टर करके जो भी टॉक्सिसिटी हुई है जिस भी केमिकल की उसको आप बाहर निकाल दो। तो इस तरीके से इन कंडीशंस में अपन डायलिसिस का यूज़ कर सकते हैं और मेनली अपन सीकेडी में डायलिसिस एज अ ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, ये इंडिकेशन।
अब डायलिसिस है तो डायलिसिस को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस दो तरीके से हो सकता है, जिसमें एक नाम निकल के आता है हीमोडायलिसिस और दूसरा निकल के आता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता है वो हमेशा अपन जो है उसके लिए अपन एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में देखने को मिलता है, ये हमेशा हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसा है कि अगर आप इसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके पेशेंट को, अटेंडर्स को दिखा दोगे तो ये होम में भी किया जा सकता है, ये होम सेटिंग में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हीमोडायलिसिस को करने के लिए हमेशा एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, एक डायलिसिस टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। तो इसके दो टाइप्स हैं, अपन बात करने वाले हैं पहले फर्स्ट टाइप हीमोडायलिसिस की। हम बात कर रहे हैं इसकी जो फर्स्ट टाइप है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में हम बेसिकली देखेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या है ना। फिर इसके अपन इसके देखेंगे कि भाई इसके पर्पज ऑब्जेक्टिव्स तो वो हो ही गए, डेफिनेशन में देख लिया, इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस में अपन देखेंगे एक वर्ड निकल के आता है इसमें असेस। दूसरा फिर है ना हीमोडायलिसिस में असेस के भी टाइप होंगे दो तीन तरह के। उसके बाद इसमें अपन को इसमें क्या प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं, प्रिकॉशंस या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन नर्सिंग रोल्स। और फिर इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस को अपन को कैसे ऑब्जर्व करना है, कॉम्प्लिकेशन में भी जो है नर्सिंग रोल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम हीमोडायलिसिस को पढ़ने वाले हैं कि हीमोडायलिसिस किस तरीके से होता है, क्या इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके फिर जो है क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो इसका असेस है वो असेस कौन कौन से होंगे, किस तरीके से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, क्या क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती हैं, उस तरीके से अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हीमोडायलिसिस की बात आती है तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड को लेकर के एक डायलाइजर होता है, उस डायलाइजर से होकर उसको पास आउट किया जाता है। उसमें एक चैम्बर होता है और उस चैम्बर्स में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ डायलाइजेड सॉल्यूशंस होता है, उसमें जो ऑस्मोलॉजी के बेस पर है ना उस तरीके से उसमें एक्सचेंज होता है और जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको सेपरेट करके वापस से जो ब्लड है उसको बॉडी के लिए दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से इस तरीके से एक डायलाइजर होता है, ठीक है। उस डायलाइजर में इस तरीके से कुछ उसका एक स्क्रीन हो सकता है, उसमें है ना कुछ प्रेशर मेंटेन करने के लिए डिवाइस होती हैं, नीचे उसमें बेस्ट के लिए उसमें कैन हो सकती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक चैम्बर लगा हुआ होता है इस तरीके से, और उस चैम्बर्स में जो है डायलाइजेट भरा हुआ होता है। डायलाइजेट एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन होती है और इस तरीके से जो है एक पेशेंट है उसका ये हैंड है और इस तरीके से हम यहाँ एक जो है असेस क्रिएट करते हैं और उस असेस से होकर के जो है एक ब्लड वेसल्स इस तरीके से जाती है ब्लड को लेकर बॉडी से, और वो इस जो डायलाइजर होता है इस डायलाइजर से निकलती है और डायलाइजर से निकल करके वापस जो है आकर के और इसी असेस में आकर के जो है ब्लड को दे देती है, इस तरीके से होता है। और यहाँ इस फिर चैम्बर से होकर के कुछ और जो वेस्ट मटेरियल को ले जाने वाली कुछ ट्यूब्स होती हैं जो कि इस तरीके से वेस्ट को दे देती हैं। इसमें यहाँ एक उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डिवाइस लगी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ एक हमने क्या बना दिया, ये असेस होता है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ये असेस होता है, यहाँ से ब्लड जाएगा, ब्लड जा कर के पहुँचता है। तो यहाँ तक तो क्या है कि ब्लड
हार्ट से पंप हो रहा है उस तरीके से ब्लड आता है। जैसे ब्लड अपना डायलाइजर में आता है, डायलाइजर में जैसे ब्लड आएगा ये उस ब्लड को यहाँ से और प्रेस करेगा। जैसे प्रेस करता है तो वो यहाँ इसमें डायलाइजेट सोल्यूशन होता है, मेम्ब्रेन होती है, यहाँ वो फिल्टर हो जाएगा, छनेगा। वैसे ही उसके बाद जो है ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस से बॉडी में आ जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो आकर के इसमें कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है वो इस तरीके से होती है। अब इसमें अपने को निकल के आते हैं, एक तो आरसीएस निकल के आ जाता है, एक डायलाइजेट निकल के आता है कि डायलाइजेट क्या होता है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है देखने को मिलती है। अब हीमोडायलिसिस के लिए अपन जो इसके एक्सेस है वो किस तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से बनाने हैं, और एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किन किन बातों को अपने को ध्यान रखना है। तो असेस में जो सबसे पहले देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 3 तरीके के देखने को मिल सकते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट, एक होता है इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, और एक होता है इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्टिंग ग्राफ। इस तरीके से 3 तरह के देखने को मिल सकते हैं। पहला है एवी शंट, एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट। ठीक है, तो ये 3 तरह के देखने को मिल सकते हैं। अब देखेंगे हम वन बाई वन कि किस में किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो पहला है एक्सटर्नल एट्रियोवेनस शंट। तो जैसे कि नाम में लिखा है एक्सटर्नल है, तो इसमें कनेक्शन है वो एक्सटर्नल वे में कनेक्शन किया जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि अपन जो इसमें जो पेशेंट का हैंड होता है, हमेशा पहली बार कि इसको हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में किया जाता है, नॉन डोमिनेंट हैंड। ठीक है, नॉन डोमिनेंट हैंड में किया जाता है क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और जिसमें नॉन डोमिनेंट हैंड में करते हैं उस हैंड में अपने को मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उस हैंड में अपने को कोई भी प्रोसीजर नहीं करना है, ना बीपी लेना है, ना सैंपल लेना है, ना कोई इंजेक्शन देना है। तो इस वजह से अपन नॉन डोमिनेंट हैंड में करते हैं, क्योंकि डोमिनेंट हैंड को हमेशा पेशेंट अपने काम में लेगा, उससे जो है फिस्टुला वो ठीक तरीके से बन नहीं पाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में करते हैं। दूसरा जो है, इसको जो बनने में है ना, इसके मैचुरेशन में बनने में 1 से 2 वीक का समय लग जाता है। तीसरा, इसमें हमेशा अपन रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को प्रीफर करते हैं मोस्ट कॉमनली, है ना। और अगर कोई कंडीशन में ये नहीं है अवेलेबल, तो इसकी जगह पर अपन अल्नर आर्टरी और बेसिलिक वेन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अपने एक आर्टरी वेन ले ली। अब इसमें क्या है, अपन कनेक्शन बनाते हैं। इसमें कनेक्शन बनाने के लिए अपन सिलिकॉन कैनुला का यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि ये अपना हैंड हो गया, तो हैंड में अपन ने क्या किया, वेन ले ली, आर्टरी ले ली। अपन ने इसमें कैनुला लगा दिया। कैनुला लगाने के बाद उस कैनुला में एक ट्यूब से, रबर की ट्यूब से लेके ऐसे कनेक्शन बना दिया जाता है, ऐसे कनेक्शन बना दिया जाता है, और उस कनेक्शन से होकर के फिर अपन जो है हीमोडायलिसिस की प्रोसेस को करते हैं। तो इसमें ऐसे आउटसाइड में कनेक्शन होता है, कैनुला लगा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं अपन, है ना, यू शेप की, ये हमेशा इस तरीके से यू शेप की होती है। तो उसमें क्या होता है, यू शेप की रबर की ट्यूब से इसमें कनेक्शन बना दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं शंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ से अपन शंट से होकर के ब्लड ले लेते हैं और उसको डायलाइजर में भेज करके जो भी प्रोसेस है वो आगे की हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है, इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल एवी शंट।
दूसरा है इंटरनल ए बी फिस्टुला। अब इसमें क्या है, इंटरनली बनाते हैं, इसमें भी वही होता है, सेम वही रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक कनेक्शन बना दिया जाता है, उसको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एनास्टोमोसिस, मतलब कि उसको जो आर्टरी और वेन को लेकर के आपस में उसको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ करके उसका इंटरनली कनेक्शन बना दिया, जिसको अपन क्या करें, एनास्टोमोसिस। और उसमें भी वही 1 से लेकर 2 वीक का टाइम लगता है, और सेम इसमें भी वही चीज़ें जो हैं अपने को ध्यान रखनी है। फिर इसके अलावा जो है, ये कनेक्शन बनाने के बाद इसके फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि अपन ने इसका क्या अटैच कर दिया, जैसे अपन ने एनास्टोमोसिस कर दिया, एक दूसरे को इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ने की वजह से कई बार क्या होता है कि जो ब्लड है वो आर्टरी में प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर की वजह से जो ब्लड है आर्टरी से वेन में कुछ ज़्यादा अमाउंट में पहुंच जाता है, तो उसके हिसाब से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो टाइप था वो था ए बी इंटरनल ए बी ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी सेम वही है, इसमें ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है, उसमें कनेक्शन बना रहे थे, इसमें ग्राफ्ट लेकर के उसका ग्राफ्टिंग का कनेक्शन बना दिया जाता है, ये भी सेम है उसी तरीके से। अब इनमें क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ असेस। मैं यहाँ आपको इस प्रोसीजर में 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन बताने वाला हूँ। कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो असेस पॉइंट से निकल के आएंगे कि इनमें कुछ भी गड़बड़ी होगी यहाँ से, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोसीजर के दौरान निकल के आएंगे, तो दोनों अलग अलग हैं, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो निकल के आता है, पहला कॉम्प्लिकेशन निकल के आता है इसमें इन्फेक्शन। तो कोई भी साइट है, कोई भी कनेक्शन है, जहाँ भी हम जो भी आर्टरी या वेन को छेड़ रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमेशा निकल के आता है। तो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, फ्लेवाइटिस वगैरह हो सकता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक ड्रेसिंग वगैरह अप्लाई करेंगे। दूसरा इसका जो कॉम्प्लिकेशन है जो कि आर्टेरियोवेनस फिस्टुला में देखने को मिलता है, उसका नाम है आर्टेरियो स्टील सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी आर्टरी है ना, आर्टरी, और जैसे अपन ने बनाया था, अपन ने क्या किया था, जैसे कि ये हैंड हो गया और ये वेन हो गई, ये आर्टरी हो गई, तो हमने यहाँ क्या किया था, कनेक्शन बना दिया था इसमें। इस कनेक्शन को अपन क्या कह रहे थे, फिस्टुला। तो जब ये वेन है और ये ऊपर की आर्टरी, जब आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर की वजह से जब ब्लड जो है वेन में ज़्यादा ब्लड पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, आर्टेरियो स्टील सिंड्रोम, मतलब कि जो आर्टरी है अपनी, उसमें स्टील का मतलब उसमें एक तरह से, और उसकी खपत मतलब ब्लड की एक तरह से, स्टील मतलब चोरी होना, मतलब कि जो आर्टरी है उसमें से ज़्यादा ब्लड जब अपनी वेन में पहुंच जाता है, तो ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि यहाँ से ब्लड ज़्यादा पहुंच गया वेन में, तो जो आगे की सप्लाई है, जो इसके डिस्टल एरिया में जो सप्लाई है, वो सप्लाई कम हो पाती है, वहाँ पर ब्लड कम पहुंचेगा। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू डिस्टल एक्सट्रीमिटी। जब डिस्टल एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस, ठीक है, नंबनेस, टिंगलिंग, इस तरीके से सिम्टम्स निकल के आएंगे। और ऐसे ही इस सिंड्रोम को अपन बोलते हैं आर्टेरियो स्टील सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसका दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया, पहला इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ये मेन कॉम्प्लिकेशन है जो कि फिस्टुला में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन है वो कॉमन है, तीनों कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो असेस बनाना है, अपने को असेस बनाने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना, उसके बाद बनाने के बाद क्या क्या बातों का ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं, प्री असेस, प्री असेस
रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, है ना, मतलब कि क्या क्या अपने को प्रिकॉशंस रखनी है ना, ऐसे समझ लो, प्रिकॉशंस बिफोर प्रिकॉशंस बिफोर मेड असेस। ठीक है, कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, सीकेडी का कोई पेशेंट आया, अब सीकेडी एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें तुरंत प्रभाव से जो है अपने को डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो वेस्ट है वो काफ़ी वेस्ट बढ़ चुके हैं बॉडी में, वो किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर के सिस्टम को खराब कर सकते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसमें क्या करना है कि अपने को तुरंत प्रभाव से उसमें हीमोडायलिसिस करना है। लेकिन हीमोडायलिसिस करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एसएस बनाना है अपने को। अब एसएस बनाने में टाइम लगता है 1 से 2 वीक का, 2 वीक का टाइम लगेगा। और 2 वीक तक इंतजार तो कर नहीं सकते, 2 वीक, क्योंकि पेशेंट को तो तुरंत 1-2 घंटे में मैनेज करना है, लेकिन इसको बनाने में तो 2 वीक का टाइम लगेगा। अब सवाल है करेंगे क्या? तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने पास पेशेंट आया तो हम उस पेशेंट में हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस लाइन डाल देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एचडी लाइन। इसको क्या करते हैं अपन, एचडी लाइन को अपन डाल सीधा वेना कर्वा में डाल देते हैं, और उसको डालने के बाद यहाँ से अपन अपने को जो है ब्लड का कनेक्शन मिल जाता है और यहाँ से अपन डायलिसिस कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एचडी लाइन उसमें डाल करके, एचडी लाइन डाल करके अपन जो है डायलिसिस का प्रोसीजर कर देते हैं। उसके बाद तुरंत बाद अपने को क्या करना है कि अपने को असेस बनाना है। अब असेस बनाने के लिए ध्यान रखने की बात है कि असेस बनाने के लिए सबसे पहले अपन इसको क्या बना रहे थे, नॉन डोमिनेंट साइड में बना रहे थे। तो अपने को असेस बनाने से पहले इसमें इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, 1 से 2 वीक का टाइम तो बनाने के बाद उसको तैयार होने में लग रहा था, उससे पहले 2 वीक का टाइम अपन और लेते हैं, क्योंकि अपन ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे कि नॉन डोमिनेंट हैंड में जो अपन असेस बनाने जा रहे हैं, तो अपन ऐसे सोचते हैं कि माना कि उसमें पेशेंट ने कोई भी इंजेक्शन लिया है या कोई ब्लड सैंपल लिया, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो है वेसल्स में कोई ना कोई प्रिक हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर प्रिक हुआ है तो उस प्रिक को सही होने में कम से कम 1 से लेकर 2 वीक का टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम असेस बनाते हैं तो कोई भी उसमें प्रिक नहीं होनी चाहिए, उसकी जो भी वेसल्स हैं उस हैंड की वो कम्प्लीटली हेल्दी होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि पेशेंट ने कोई भी उसमें साइड में कोई भी प्रोसीजर हुआ है, कोई भी या तो सैंपल लिया है या अपन ने इंजेक्शन लगाया है, तो अपन मान के चलते हैं कि उसको 1 से 2 वीक का जो है टाइम लगेगा, 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा। तो यहाँ आपने डायलिसिस तो उसका शुरू कर दिया। अब अपन 1 से 2 वीक का टाइम देते हैं लेफ्ट डोमिनेंट साइड को, और इस साइड में अपन 1 से 2 वीक तक कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी का मतलब जैसे कि नो बीपी, उसमें ना तो बीपी लेना है अपने को, है ना, नो इंजेक्शंस, ना कोई इंजेक्शन लेना है, नो सैम्पलिंग, ना कोई सैंपल ब्लड सैंपल लेना है। ठीक है, और उस ना नो नो एनी वर्क, एनी मूवमेंट भी ज़्यादा अपने को नहीं करने। ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। कब तक, 2 वीक तक, 2 वीक तक कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा उसको जो पेशेंट है उसको अपन को क्या करना है, रबर का जो बॉल आता है, एक्सरसाइज के लिए वो रबर का बॉल देना है, जिससे क्या होगा कि उस बॉल से वो उसको एक्सरसाइज प्रोसीजर से पहले एक्सरसाइज करना सिखाना है, क्योंकि प्रोसीजर होने के बाद रबर की बॉल का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है अपना जो असेस है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये क्या प्रोसीजर से पहले की बात हो रही है, हीमोडायलिसिस तो शुरू कर दिया, लेकिन असेस बनाने से पहले अपने को ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा उसको बॉल देनी है जिससे वो एक्सरसाइज करता रहे, और इन बातों को अपने को 2 वीक तक फॉलो करना है। अब जैसे 2 वीक तक इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद फिर प्रोसीजर करने से पहले अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ये हो गया। इसके अलावा अपने को जो है एलन टेस्ट परफॉर्म करना है वहाँ। एलन टेस्ट में क्या करना, अपन को पेटेंसी देखनी है उस आर्टरी की कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जैसे कि अपन को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिस भी हैंड में अपन असेस बनाने जा रहे हैं वो हैंड कम्प्लीटली उसकी वेसल्स हेल्दी होनी चाहिए, उसमें ना तो कोई प्रिक होना चाहिए, ना भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी वेसल्स में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो अपन एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें, जिससे अपन उसकी पेटेंसी को देखते हैं। एलन टेस्ट में कैसे क्या करते हैं ये बाद में फिर कभी किसी एबीजी एनालिसिस की वीडियो में देखेंगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है असेस से पहले। अब यहाँ तक की कहानी हो गई, इन चीज़ों का ध्यान रख लिया 2 वीक तक। अब अपने जैसे अपने देखा जो भी 3 तरह से किस तरीके से असेस बना रहे थे वो अपन ने बना दिया, वो बन गई। अब असेस बनने के बाद फिर उसको हील होने में
उसको हील होने में 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। उसके बाद अपन उसका यूज करेंगे प्रोसीजर में। तो 2 वीक तक फिर क्या करना है अपने को, असेस को अपने को चेक करते रहना है। चेक करना, क्या चेक करना है उसमें, कि उसमें कोई इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है, इन्फेक्शन के लिए चेक करना। दूसरा दूसरा इसमें क्या है कि इसमें 2 तरह के साउंड निकल के आते हैं, ठीक है, 2 तरह के साउंड निकल के आते हैं। एक होता है इसमें ब्रूट साउंड और एक होता है इसमें थ्रिल साउंड, ठीक है। ये 2 तरह के साउंड निकल के आते हैं। तो ब्रूट साउंड होता है, उसको अपन अस्कल्टेट करेंगे, अस्कल्टेट करके सुनते हैं, और इसको ये ऑडिबल नहीं होता इसलिए इसको अपन पाल्पेट करते हैं, पाल्पेट करके इसको सुनते हैं या फिर इसको महसूस किया जाता है। तो अगर ये 2 साउंड प्रेजेंट हैं, 2 साउंड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब अपना असेस सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना अच्छी तरीके से सही है, काम लेने लायक है, और उसमें इन्फेक्शंस के लिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये रही असेस की कहानी। इसमें प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के बाद किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब असेस तैयार हो गया, तो इससे लेकर के अपन ब्लड ले लेते हैं। ब्लड लेकर के जो भी प्रोसीजर है, जो भी हेमोडायलाइजर है, उसमें ब्लड को दे देते हैं, और वापस से ब्लड आता है फिल्टर होकर के उसमें बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें अब इसमें असेस हो गया। अब इसमें एक शब्द निकल के आता है डायलाइजेट, ठीक है। तो डायलाइजेट में क्या होता है कि ये सॉल्यूशन है जो अपन, जो चैम्बर में अपन यूज कर रहे थे, जो अपना चैम्बर था उस चैम्बर्स में यूज कर रहे थे, ये डायलाइजेट था। तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें सारे वो प्रोडक्ट होते हैं सारे जो कि ब्लड में होते हैं, बजाय उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कम होती है। यानी जो चीज़ हमको ब्लड से, जो जिन चीज़ों को अपने ब्लड से बाहर निकालना है, जैसे कि अपन को क्रिएटिनिन को बाहर निकालना है, यूरिया को निकालना है, ठीक है, इसके अलावा अपने को पोटेशियम को बाहर निकालना है, तो जिन जिन चीज़ों को अपने को ब्लड से बाहर निकालना है उनकी कंसंट्रेशन इस डायलाइजेट सोल्यूशन में हमेशा कम होती है, और जिन जिन चीज़ों को ब्लड से बाहर नहीं निकालना, जैसे सोडियम को नहीं निकालना, तो वो उनकी कंसंट्रेशन हमेशा सेम रखी जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आएगा। तो डायलाइजेट में हमेशा उन चीज़ों को अपन लो रखते हैं। तो ये डायलाइजेट था। अब इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। प्रोसीजर पूरा होने के बाद अब इस प्रोसीजर में कुछ, जैसे अपन ने बात करे थे कुछ कॉम्प्लिकेशन थे असेस के, उसी तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें प्रोसीजर से रिलेटेड। जो हीमोडायलिसिस था इसके कॉम्प्लिकेशन इसमें निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन निकल के आता है वो होता है डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हीमोडायलिसिस का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिसिक्लियन, जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो गड़बड़ा जाता है। मतलब कि अपन क्या कर रहे थे, इसमें वेस्ट को निकाल रहे थे, तो जब वेस्ट बॉडी से ज़्यादा निकल जाता है एकदम से, ठीक है, बॉडी का वेस्ट ज़्यादा निकल गया ब्रेन को छोड़ करके, मतलब कि बॉडी से जो जितना अपन ने वेस्ट रिमूव किया था उसकी तुलना में जो ब्रेन से जो वेस्ट कम हुआ है वो कम, उसकी जो तुलना होती है ना वो कम होती है। मतलब ब्रेन से कम हुआ है, बॉडी से ज़्यादा हो जाता है। जैसे क्या होता है, इसका होम्योस्टेसिस बनता है, और इसमें क्या होता है, इसका आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि जैसे जैसे जो अपना ब्रेन होता है ना, ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन ब्लड बैरियर, तो इस बैरियर की वजह से जो वेस्ट का रिमूव है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो जितना जितना भी होता है उसकी तुलना में जो अदर बॉडी से जो वेस्ट है वो ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है। तो जब बॉडी से वेस्ट ज़्यादा निकल गया लेकिन ब्रेन से निकला कम, तो इसमें क्या होता है, ब्रेन से कम निकलता है तो फाइनली ब्रेन में जो वेस्ट है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो ब्रेन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जो बॉडी है उस बॉडी में फिर फाइनली बॉडी में कम बचते हैं, ठीक है। ब्रेन में ब्रेन बैरियर की वजह से जो वेस्ट है वो कम निकले, इसके कंपैरिजन में बॉडी से ज़्यादा निकल गए। जब बॉडी से ज़्यादा निकल गए तो बॉडी में बचे कम, ब्रेन में बचे ज़्यादा। तो जब ब्रेन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होते हैं ना, उस वेस्ट के ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो इसकी ऑस्मोलरिटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉडी। जब इसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है तो उस ज़्यादा ऑस्मोलरिटी की वजह से ये क्या करता है, अपनी तरफ जो भी फ्लूइड है बॉडी का, उस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ब्लड को जो भी फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में एडमा हो जाता है, ब्रेन में जो उसका आईसीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, और आईसीपी से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना, हीमोडायलिसिस का। इसको देखते हैं दोबारा से इसमें क्या होता है।
इसमें क्या होता है कि जो इसमें होता है रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट इज मोर देन कंपेयर टू ब्रेन वेस्ट ड्यू टू ब्रेन ब्लड बैरियर। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका जो रिजल्ट निकला कि जो ब्रेन है, ब्रेन में वेस्ट हैं वो क्या है ज़्यादा, और जो बॉडी के वेस्ट हैं वो है कम कंपेयर करने पर। ठीक है, ब्रेन में वेस्ट ज़्यादा। अब जब ज़्यादा वेस्ट हैं तो इसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो क्या होती है? हाइपर ऑस्मोलार। ठीक है, अब हाइपर ऑस्मोलार का एक कैरेक्टर होता है कि ये जिस फ्लूइड में ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट वाटर। जो भी वाटर है फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट होता है वो होता है एडमा देखने को मिलता है, मतलब कि सेरिब्रल एडमा देखने को मिलेगा। अब ब्रेन में क्या पानी भर गया ज़्यादा, क्योंकि ब्रेन में वेस्ट ज़्यादा थे, उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ी, उसने जो भी और फ्लूइड था बॉडी में है ना उसको बॉडी के फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लिया, और उसको खींचने की वजह से जो अल्टीमेटम जो है वो क्या हुआ? एडमा हो गया। उस एडमा के होने से वजह से एडमा होने की वजह से क्या हो गया? आईसीपी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज आईसीपी इंक्रीज होने से आईसीपी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो आने लग जाएंगे, जैसे कि कन्फ्यूजन्स, हेडेक। सबसे ज़्यादा हेडेक देखने को मिलता है इस सिंड्रोम में, हेडेक आएगा। इसके अलावा जो भी आईसीपी का कुशिंग ट्राइड देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया और रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आईसीपी से रिलेटेड सिम्टम्स इस कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेंगे, और उनका फिर उसी तरीके से अपने को मैनेज करना है। तो इसका ये था सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और इन्फेक्शन एक जो है इसमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी ब्लड है, कुछ ब्लड बॉडी इसका जो ब्लड है आपने बाहर निकाल दिया, जो भी कनेक्शन था डायलाइजर का बॉडी के बीच में उस कनेक्शन में ब्लड रहता है, तो उस कनेक्शन में ब्लड रहने की वजह हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। अब यहाँ हाइपोटेंशन में कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है कि इसमें क्या करना है, कि जैसे हाइपोटेंशन हुआ तो अपन को क्या करना है, उसको एनएस देना है। ठीक है, एनएस देना है, उसको अपने को ट्रायंगल पोजीशन देनी है, और उसके बाद अपने को एससीपी के लिए इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्योंकि जैसे सपोज करो सीकेडी का पेशेंट है, तो सीकेडी के पेशेंट में हमेशा हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो बॉडी में ही रुक रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है ना, यूरिन नहीं बन रहा, तो हाइपरटेंशन है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलती है सीकेडी में। लेकिन जब अपन डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में हाइपोटेंशन का खतरा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या नहीं करना, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग चल रही होती है ना इसकी, उन ड्रग्स को अपने को रोक देना होता है। डायलिसिस करने से पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को रोकना है। अगर ये नहीं रोका तो ये पेशेंट है वो हाइपोटेंशन कंडीशन में ज़्यादा जा सकता है ना, हाइपोटेंशन की रिस्क हमेशा ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि अपन इसमें डिजॉक्सिन जो टैबलेट है उस टैबलेट को भी नहीं देते, क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है कि पोटेशियम के लेवल को अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, यानी कि हाइपोकैलेमिया हो रहा है, और डिजॉक्सिन भी हाइपोकैलेमिया करता है, तो इससे क्या होता है, हाइपोकैलेमिया स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अपन को ये ड्रग नहीं देनी है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया की रिस्क हो सकती है और हाइपोटेंशन की रिस्क है, तो इसमें आप लोग को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी बंद करनी होती है डायलिसिस से पहले। वैसे सीकेडी में अपन को ये कंटिन्यू रखनी होती है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी होती है इस प्रोसीजर में। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बार हम जिन वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं उसके साथ साथ कई बार जो भी अपने काम की चीज़ें वो भी निकल कर चली जाती हैं। तो ये इस तरीके से इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं ये, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ध्यान रखनी होती है कि हाइपोटेंशन हुआ है तो उसमें क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी ड्रग्स बंद करनी है, डिसिप्लिन सिंड्रोम है उसके लिए अपने को ऑब्जर्वेशन करना है,
असेस की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना है। और कोई भी उसमें इन्फेक्शन के साइन है तो उसके लिए अपन को स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक से उसकी बार बार ड्रेसिंग करते रहना है। और जो डायलिसिस का जो प्रोसीजर है उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहा है तो तुरंत उसको टेक्नीशियन के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए अपने को उसका इमीडिएट तरीके से उसकी रिपोर्ट करनी है। तो ये डायलिसिस का जो हीमोडायलिसिस था उसके बारे में हम डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।